हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ महान व्यक्तित्व की श्रृंखला में एक नया पाठ, जिसका नाम है पाठ 7 महाराजा अग्रसेन। कौन थे महाराजा अग्रसेन, क्या किया था इन्होंने, जानते हैं अपने इस पाठ के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं महाराजा अग्रसेन का यह पाठ। व्याख्या के दौरान सबसे पहले जान लीजिए, बाहर से कोई व्यक्ति अग्रोहा में बसने आए। अग्रोहा क्या है ये जानेंगे हम धीरे धीरे। अग्रोहा में बसने आए तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह स्वेच्छा से उस नवागंतुक को एक मुद्रा और एक ईंट दे, ताकि आने वाला व्यक्ति अग्रोहा राज्य में सुख शांति से रह सके। क्या दे? एक मुद्रा, मुद्रा यानी सिक्का या पैसा, और एक ईंट दे, ताकि आने वाला नवागंतुक मतलब नया नया व्यक्ति जो अभी अभी आया है, नव यानी नया और आगंतुक यानी आया है, जो अभी अभी आया है वो व्यक्ति, तो उसको क्या देने का रिवाज था? एक मुद्रा और एक ईंट। जानेंगे धीरे धीरे ऐसा रिवाज क्यों था और कौन था, क्या था ये अग्रोहा नगर, अग्रोहा में बसने का क्या फायदा था, कौन वहां का राजा था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जानते हैं इस कथा को पढ़कर। हरियाणा राज्य में एक नगर है अग्रोहा। आप ध्यान रखिए कि ये हरियाणा राज्य की बात हो रही है। पहले यह अग्रोहा राज्य था। इस गणतांत्रिक राज्य के संस्थापक और प्रजापालक और समाज सेवी राजा महाराजा अग्रसेन थे। कहाँ के? अग्रोहा राज्य के जो महान राजा थे वो थे महाराजा अग्रसेन। इनके राज्य में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। हिंसा यानी किसी को मारना, मन वचन कर्म किसी भी प्रकार से किसी को मारना हिंसा कहलाता है। और जो हम देख रहे हैं आजकल के समय में, हिंसा का प्रभाव तो बढ़ता ही जा रहा है। मर्डर करना, हत्या कर देना, ये सब हिंसा का ही एक रूप होता था। लेकिन इनके राज्य में इसका कोई भी स्थान नहीं था। और तो और प्राचीन काल में आपने एक शब्द सुना होगा, बलि। पशुओं की बलि दी जाती थी। जबकि कोई मान्यता मनौती पूरी होती थी तो पशुओं की बलि देने का रिवाज चल पड़ा था। उन्होंने यज्ञों में इस बलि का कार्य भी बंद करा दिया था कि किसी पशु की बलि देकर कोई देवी या देवता कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, और ना ही कोई देवी देवता इस प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट कहीं पर कुछ लिखी गई है। तो इन्होंने अपने राज्य में इस बलि प्रथा को पूरी तरह बंद करा दिया था। प्रत्येक व्यक्ति के सुख और दुख में ये समान रूप से सहयोगी थे। हर व्यक्ति के सुख और दुख का ये ख्याल रखते थे। सुख है तो उसके साथ प्रसन्न होते थे और दुख है तो उसे शेयर करते थे, उसको साथ देते थे उसका। हरियाणा और राजस्थान राज्य के बीच में एक नदी बहती थी। कहाँ पर? हरियाणा और राजस्थान के बीच में, जिसका नाम था सरस्वती नदी। इसी सरस्वती नदी के एक राज्य प्रतापनगर था। इसी सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था ये प्रतापनगर। मांकिल ऋषि की परंपरा में धनपाल नाम के एक राजा हुए। धनपाल ने ही इस प्रतापनगर को बसाया था। यानी सरस्वती नदी के जो किनारे पर बसा हुआ प्रतापनगर था, उसे किसने बसाया था? उसे धनपाल नाम के जो राजा थे उन्होंने बसाया था। राजा धनपाल की छठी पीढ़ी में, छठी मतलब 6th उनकी जनरेशन में, महाराजा वल्लभ हुए। महाराजा वल्लभ के 2 पुत्र थे, एक अग्रसेन और दूसरे शूरसेन। यानी जो राजा अग्रसेन की कहानी हम पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर हम उनका जन्म सुन रहे हैं कि वो किसके पुत्र थे? महाराजा वल्लभ के जो पुत्र थे। और ये वल्लभ कौन थे? राजा धनपाल की 6वीं पीढ़ी के व्यक्ति थे। यानी कहानी जो राजा अग्रसेन से शुरू हुई थी, धनपाल तक आई थी, अब धनपाल से ही शुरू हो रही है। तो राजा धनपाल की 6वीं पीढ़ी में महाराजा वल्लभ हुए, और जिनके 2 पुत्र थे, अग्रसेन और शूरसेन। युवावस्था में जो अग्रसेन थे वो शासन व्यवस्था देखते थे, राज्य का पूरा अरेंजमेंट जो था वो अग्रसेन देखते थे, और जो शूरसेन थे वो सैन्य व्यवस्था देखते थे। किसी भी राजा के राज्य में सेना की तो प्रमुख आवश्यकता पड़ती थी, तो जो राजा शूरसेन थे वो सेना की व्यवस्था देखते थे। कब सैनिकों की नियुक्ति करना है, कितने सैनिक किस युद्ध में लगेंगे, उनका ख्याल कैसे रखना है, उन पर क्या ध्यान देना है, कितने सैनिकों की और आवश्यकता है, कितने सैनिक कहाँ पर हमला करेंगे, कहाँ जाएंगे, वगैरह वगैरह शूरसेन देखते थे। अग्रसेन और शूरसेन दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था।
अग्रसेन के जन्म के समय ऋषि गर्ग ने कहा था कि अग्रसेन बहुत बड़ा और तेजस्वी राजा बनेगा। यह एक नई शासन व्यवस्था का निर्माण करने में भी सक्षम होगा। यानी जो भविष्यवाणी आप कहते हो ना, जिसको समझते हो, वो ऋषि गर्ग ने ये भविष्यवाणी उनके जन्म के समय ही कर दी थी कि ये जो अग्रसेन का जन्म हुआ है ये नई शासन व्यवस्था को स्थापित करेगा। यानी इसमें बहुत सारे अपने बदलाव के साथ ये शासन करेगा, और जो बदलाव होंगे वो प्रजा के सारे हितकारी होंगे, प्रजा की हित के लिए होंगे। अग्रसेन का जो विवाह था वो नागराज कुमुद की पुत्री माधवी के साथ हुआ था। किसके साथ? नागराज कुमुद की पुत्री माधवी। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन ने कोल्हापुर के राजा महिरथ की पुत्री सुंदरावती से भी विवाह किया था। पहले बच्चों क्या होता था, 1 से 2 विवाह 3 विवाह करने की अनुमति होती थी। तो इन्होंने पहला विवाह किससे किया? माधवी से। और दूसरा विवाह किससे किया इन्हें? सुंदरावती से। ठीक है, सुंदरावती से किया। अग्रसेन की पत्नी माधवी के पिता कुमुद और सुंदरावती के पिता महिरथ ने संकट की घड़ी आने पर अग्रसेन की मदद करने का आश्वासन दिया। यानी ये इन दोनों के ही, जो अग्रसेन थे वो इन दोनों के ही पति थे। ठीक है, जो अग्रसेन थे, तो इन दोनों के ससुर यानी इन दोनों के पिता ने, यानी इनके ससुर ने वादा किया था, इनसे प्रॉमिस किया था कि अगर कभी आप पर कोई संकट की घड़ी आएगी तो हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इनके पिता, माधवी के पिता थे कुमुद और सुंदरावती के पिता थे महिरथ। ठीक है, उन्होंने कहा कि यह मात्र 2 परिवारों का ही मिलन नहीं है बल्कि 2 संस्कृतियों का मिलन है। देखिए, भारतीय धर्म संस्कृति में माना जाता है कि जब विवाह होता है वो 2 लोगों का नहीं होता, 2 धर्म का, 2 परिवारों का, 2 संस्कृति का मिलन होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी कही गई। अग्रसेन द्वारा 2 नागवंशों से संबंध स्थापित कर लेने के कारण उनका राज्य और भी ज्यादा समृद्धशाली और मजबूत हो गया। उनकी प्रजा भी संतुष्ट थी। यानी दोनों जो रानियां थी उनके पिता पूरी तरह से किसको सपोर्ट करते थे? राजा अग्रसेन को सपोर्ट करते थे हर एक चीज में। तो उनका राज्य की जो शक्तियां थी वो मिलकर रहने के कारण और बढ़ गई थी और समृद्धशाली और मजबूत हो गई थी। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे यक्ष राजा की पुत्री सुपात्रा का विवाह अग्रसेन के जो छोटे भाई थे शूरसेन से हो गया। अभी हमने अग्रसेन के विवाह की बात सुनी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? शूरसेन की। तो शूरसेन का विवाह जो था वो किससे हो गया? सुपात्रा से हो गया। ठीक है, सुपात्रा इनकी पत्नी का नाम था। अग्रसेन के निमंत्रण पर इंद्र स्वयं प्रतापनगर आए। विवाह में शामिल होने के लिए वे प्रतापनगर आए। इस अवसर पर प्रतापनगर को खूब सजाया गया। विवाह के लिए कितना सुंदर आयोजन किया जाता है। इंद्र की अगवानी भी बड़े सम्मान पूर्वक की गई। देवताओं के देव थे इंद्र। अग्रसेन के पिता महाराजा वल्लभ का आसन छत्र और चवर इंद्र के बराबर लगाया गया। वंशजों की शादी में छत्र व चंवर का प्रयोग उसी परंपरा के अनुसार आज भी किया जाता है। अग्रवंशज जो होते हैं उनकी विवाहों में आज भी वो छत्र और चंवर का, वो एक छतरी टाइप की उनकी विवाहों में प्रयोग की जाती है, जो कि इसी समय की परंपरा से आज तक चली आ रही है। जब अग्रसेन दक्षिणी राज्यों में भ्रमण कर पत्नियों सहित चले गए तब वहां की व्यवस्था शूरसेन ने संभाल ली। महाराजा वल्लभ की मृत्यु के बाद पिंडदान के लिए, पिंडदान एक रस्म होती है जो पिता की मृत्यु के बाद उनका पुत्र करता है। पिंडदान के लिए अग्रसेन अनेक तीर्थों के बाद गया पहुंचे। गया एक तीर्थ स्थल का नाम है। वह वहां से लोहागढ़ सीमा से निकल पंचनद यानी कि वर्तमान में पंजाब को 5 आबों का समूह कहा जाता है। 5 नदियां वहां पर बहती हैं एक साथ, तो वहां पर इसलिए उसको पंजाब कहा जाता है। पंचनद, पंच यानी 5 और नद मतलब नदियां, और आब यानी भी नदियां होता है। तो पंचनद वाली जगह पर वे वहां पर उस राज्य में पहुंचे जो सरस्वती व यमुना नदी के किनारे पर बसा था, जो इस समय हम जिसे पंजाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब ये पिंडदान करने के बाद लोहागढ़ होते हुए वहां पंजाब पहुंच गए।
वहां एक सिंहनी अपने शावक के साथ खेल रही थी। सिंहनी यानी फीमेल लॉयनेस जिसे आप कहते हैं, मादा शेर जिसे हम कहेंगे। वो अपने शावक यानी अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। अग्रसेन हाथी पर बैठे थे। वह शावक तेजी से उछला और हाथी के मस्तक पर जाकर बैठ गया। जो शेर का बच्चा था वो उसने क्या किया, वो बहुत जोर से उछला और हाथी के मस्तक पर जाकर बैठ गया। उस हाथी पर अग्रसेन की सवारी थी। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई कि किसी वीरधरा पर एक नया राज्य बसाना है। अग्रसेन ने उसी स्थान पर उसी विषय में विद्वानों से सलाह ली और उसी जगह को वीरभूमि उर्वरा व श्रेष्ठ बताया जहां पर यह घटना घटी थी। और यही नया राज आग्नेयगण, बाद में जिसे अग्रोहा कहा गया, वहीं पर बसाया गया। इसकी राजधानी अग्रोदक थी। अग्रसेन यहीं के महाराज बने और शूरसेन प्रतापनगर के राजा बने। जहां उनका जो बेसिक पुराना था नगर था वो वहां के राजा बने और अग्रसेन इस नए अग्रोहा राज्य के राजा बन गए। कहा जाता है कि अग्रसेन ने 18 बस्तियां बसाई थीं। उनके राज्य की नीति जियो और जीने दो थी। लिव एंड लेट लिव, यानी खुद भी अच्छे से जियो और दूसरों के जीवन में भी सहयोग करो, उन्हें भी आराम से जीने दो, पर आधारित थी। महाराजा अग्रसेन के राज्य में हिंसा व दुर्नीति के लिए कोई स्थान नहीं था। कोई वहां मार काट, हत्या, चोरी, डकैती ये सब कुछ नहीं होता था। दुर्नीति यानी बुरी नीतियां नहीं थी। जो भी नियम कायदे कानून बने थे वो जनता के हित में बने थे, लोगों के हित के लिए बने थे। संतान होने की प्रसन्नता में महर्षि गर्ग के कहने पर अग्रसेन ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। जब हम इस पाठ के पूर्व कुछ पाठ भी पढ़ चुके हैं उसमें भी हमने अश्वमेध यज्ञ की बात पढ़ी है। तो अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर इन्होंने अपनी संतान के होने पर किया था। अश्वमेध यज्ञ में पशु बलि देने की परंपरा होने पर अग्रसेन ने पशु बलि नहीं होने दी। अश्वमेध यज्ञ का एक रिवाज था कि उसकी पूर्णता करने के लिए एक पशु की बलि देनी पड़ती है। राजा ने अश्वमेध यज्ञ तो किया, लेकिन उन्होंने पशु बलि देने से साफ इनकार कर दिया। पशु बलि के स्थान पर उन्होंने श्रीफल यानी कि जिसे हम आपके समय में हम नारियल कहते हैं, कोकोनट कहते हैं, उसको ही उन्होंने यज्ञ की पूर्णाहुति का साधन बताया, यानी श्रीफल को बताया। कितना सुंदर रिवाज शुरू किया। अपने राज्य में कहीं पर भी होने वाली पशु बलि को उन्होंने पूरी तरह रुकवा दिया। उनके राज्य में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने वाला था। बाहर से आने वाले व्यक्ति को एक मुद्रा और एक ईंट प्रत्येक नागरिक को देने का आदेश था। हमने शुरुआत में पढ़ा था और मैंने आपसे पूछा था क्यों देते हैं, तो अब आप यहाँ जानेंगे कि एक मुद्रा और एक ईंट क्यों दी जाती थी, ताकि नवागंतुक का जीवन यापन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। बाद में अग्रसेन ने गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अन्य जनपदों में जनप्रतिनिधियों की नई व्यवस्था को जन्म दिया। यानी एक व्यक्ति अकेला पूरे राज्य को संभाल ले, ये थोड़ा सा संभव नहीं होता, कुछ परेशानियां भी आती हैं। तो फिर इन्होंने धीरे धीरे कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल का निर्माण कर लिया। यानी पहले एक व्यक्ति संभालने वाला, फिर कुछ प्रतिनिधि बना दिए, उन प्रतिनिधियों के भी कुछ प्रतिनिधि बन गए। तो इस प्रकार से एक नई बढ़िया अच्छी व्यवस्था को इन्होंने जन्म दिया। ये व्यवस्था होने के कारण क्या हुआ, जो शासन था वो आसान हो गया। अश्वमेध यज्ञ में तात्कालीन राजा अपनी सत्ता का प्रभाव सबको मानने के लिए यज्ञ किया करते थे। यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था। ये हमने एक पूर्व पाठ में भी पढ़ा है, आपको याद होगा, जिसे हमने उस समय पढ़ा था कि लवकुश ने वो घोड़ा पकड़ लिया था। उस पाठ को आप याद कीजिए। तो यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जिन स्थानों से होता हुआ वापस आता था, यदि कोई व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उससे युद्ध करना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ के बाद बड़ी लंबी अवधि तक महाराजा अग्रसेन ने राज्य किया। तत्पश्चात अपने पुत्र विभु, इनके पुत्र का नाम क्या था, विभु को शासन व्यवस्था सौंपकर अपनी दोनों महारानियों सहित वनवास की ओर चल दिए। यानी उनके बाद इनके पुत्र विभु ने वहां पर राज्य किया। महाराजा अग्रसेन की स्मृति में क्या, इनकी स्मृति यानी याद में और क्या क्या चीजें होती हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। भारत सरकार ने उनके अहिंसक
लोकतंत्रात्मक एवं भाईचारे की शासन व्यवस्था के कारण उनकी स्मृति में 24 सितंबर 1976 को 25 पैसे का एक नया डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट क्या होते हैं? जो आपने पोस्टल डिपार्टमेंट देखा होगा, डाक विभाग देखा होगा, जब आप कोई पत्र पोस्ट करते हैं तो वहां पर ऊपर आपको एक स्टैंप यानी कि टिकट लगा दिखाई देता है। तो भारत सरकार ने इनके नाम पर एक 25 पैसे का डाक टिकट वहां पर शुरू करा था, जिसमें उनका फोटो हुआ करता था। दिल्ली से अग्रोहा होकर पाकिस्तान सीमा तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का नाम भी महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया। तीसरा, 25 जनवरी 1995 को दक्षिण कोरिया से खरीदे गए 1,10,000 टन की क्षमता वाले तेल वाहक जलपोत का नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। उस जो जलपोत यान मतलब जो ऑयल कंटेनर होते हैं जो समुद्रों से के रास्ते यहाँ वहाँ आया जाया करते हैं, वहाँ पर दक्षिण कोरिया से उसको 25 जनवरी 1995 में खरीदा गया था। और उस टैंक जो था उसका नाम, जो जलपोत वहाँ था वो उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 1,10,000 टन क्षमता थी उसमें, उतना उसमें लीटर तेल उसमें भरा हुआ था और उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर ही रखा गया था। ऐसे महान व्यक्तित्व थे हमारे महाराज अग्रसेन। दिल्ली सरकार ने एक महाविद्यालय का नाम, महाविद्यालय यानी कि कॉलेज का नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पर ही रखा है। पांचवा है, दिल्ली से मुंबई एवं बेंगलोर, जो कि अभी बेंगलुरु के नाम से जिसे हम जानते हैं, होते हुए कन्याकुमारी तक जाने वाला एक नेशनल हाईवे जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1 का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। यानी इनके नाम से वर्तमान सरकार तक कितने सारे बदलाव किए गए इनको सम्मान देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा, सुना, पढ़ा और अब आपका काम है इस पाठ का रिवीजन करना, महाराजा अग्रसेन के बारे में और नई जानकारी जुटाना और मेरे साथ भी उसको शेयर करना। कैसे शेयर करेंगे? कमेंट बॉक्स में। तो मिलेंगे हम अब अगले वीडियो में इसके प्रश्न और उत्तर के साथ। तब तक आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स का खजाना पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक नजर आ रही है उसको क्लिक कर सकते हैं, उसको सबमिट कर दीजिए फिल करने के बाद, और वो आएगा हमारे पास, ज़रूरी मटेरियल पहुंचेगा आपके पास। मैग्नेट ब्रेन सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी आपसे कोई पूछे भाई मैग्नेट ब्रेन्स करता क्या है, क्या दिखाता है, तो आप फट से बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश और साथ ही साथ ओलंपियाड्स भी। तो इतना सारा खजाना एक ही जगह पर मौजूद है जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो लगातार देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, सबसे ज़रूरी है पढ़ाई करना। स्वयं की जो पढ़ाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कीजिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार। बहुत जल्दी मिलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।